गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, आजकल जो है वो हम आपके सेट एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर कर लिया है। 9th चैप्टर का हमने 9.1 जो है वो कर ली थी। अभी हम करने वाले हैं 9.2। 9.2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी या किसी कारण से आपकी ये क्लासेस मिस हो गई हो, तो बेटा आप इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर देख लेना अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी मैथ की बुक जो है वो साथ में निकाल के रखें, क्योंकि क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगी, लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए, तो आप सभी अपनी बुक अपने पास रखें। मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप बुक में अपना क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, 9.2 के सेकंड क्वेश्चन में, कि यदि ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी और एच जो है वो किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के मध्य बिंदु है। क्या है? तो किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के मध्य बिंदु है, तो आप ये दर्शाओ कि ई एफ जी एच का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया ऑफ ई एफ जी एच होगा, वो बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें बनानी होगी इसकी फिगर, क्योंकि हमें इसका डायग्राम नहीं दिया गया है, तो पहले उसको बना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरह का। थोड़ा एक मिनट रुके, चलो इसको थोड़ा सीधा ही बनाते हैं। ये कुछ इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो ये भुजाएं हैं, इन पर मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब कि मिड पॉइंट, जो कि भुजाओं के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। पहले इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि हर एक भुजा पर एक एक मध्य बिंदु है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इनके नाम भी दे रखे हैं। इनके नाम है ई एफ जी और एच। ठीक है, उसके बाद हमने इनको आपस में मिला दिया, क्योंकि हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल के लिए कोई आकृति होना जरूरी है, तो इसलिए पहले इसकी हमने आकृति बना ली। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको जो है इससे मिला दिया। ठीक है, ये हमने अपनी फिगर बना ली, किससे? क्वेश्चन से पढ़ के। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आपको कहा है कि ये प्रूव करो, ये साबित करो कि ये जो आपका अंदर वाला जो ये है, ठीक है, ई एफ जी एच जो आपका एक समांतर चतुर्भुज है, इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो 1/2 ए बी सी डी के बराबर होगा। ये आपने जो है वो प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? खुद से एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना? कि मुझे H और F को मिलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? अपनी मर्जी से H और F को ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे हमारी जो ये आकृति है वो दो हिस्सों में बंट गई। ये हो गया पहला हिस्सा और ये हो गया दूसरा हिस्सा। ठीक है, कितने में बंट गई? तो दो हिस्सों में ये बंट चुकी है हमारी आकृति। अब देखते हैं कैसे इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो यहाँ पर इस लाइन को लगाने से क्या हुआ, तो एक नया समांतर चतुर्भुज मुझे मिल गया, और उसका नाम क्या है? तो ध्यान से देखिए उसका नाम, अभी आपको समझ आ जाएगा उसका नाम क्या है। तो एक लाइन ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर आपको ये नजर आ रहा है तो बताइए इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। नहीं बेटा, जो नया बन रहा है उसका, जो नया मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया, देखिए यहाँ पर ए बी एफ एक, एच। ई एफ जी एच। नहीं, ई एफ जी एच तो बेटा अंदर वाला है। अच्छा, वो भी ग्रीन ए ही है, हाँ बी वो भी एफ ग्रीन है, मैम तो रुको ए बी रुको। एच एफ। ए बी एफ एच। ए बी एच एफ। ठीक है, इसको मैं बनाती हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से नजर आए। एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो कौन सा है? ए बी एफ एच। ये क्या है? तो एक समांतर चतुर्भुज है। कब मिला? जब हमने एच एफ एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ की। यही मकसद था हमारा, हमने इसको ड्रॉ ही इसलिए किया है, इसको हमने इसलिए खींचा है ताकि क्या हो सके, ये इतने हिस्सों में जो है वो बंट सके। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो अभी नया जो हमारा पैरेललोग्राम, हम इसको कह सकते हैं, ये है हमारे पास ए एफ, नहीं, ए बी एच एफ या एफ एच, ए बी एफ एच, और इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसका नाम क्या है? ई एच एफ।
ठीक है, ई एच और एफ, ठीक है। तो अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या अंदर बनने वाला ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज जो है, क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है? यस मैम। यस मैम। यस यस, मैम। ठीक है। तो क्या यहाँ पर वो वाला नियम हमारा लग सकता है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने, बताएं जरा। Yes, कि अगर ऐसा होता है, मैम एक समानांतर चतुर्भुज का अगर उसके अंदर मैम एक ही आधार पे और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज बन रही हो तो उस समानांतर चतुर्भुज के एरिया के मैम आधी के बराबर होती है। आधे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या रूल था कि अगर कभी ऐसा हो कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, वो दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो जो त्रिभुज है, जो एरिया है त्रिभुज का, जो एरिया है आपके इस ट्रायंगल का, ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ उस चतुर्भुज के। तो चतुर्भुज का नाम मैंने कहा क्या है, तो वो है ए बी एफ एच, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया, इसको दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में बांट के हमें दिखा कि ये एक ही आधार पे खड़े हैं, एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो इस पे हमने अपना जो है वो नियम लगा लिया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। पहला हिस्सा तो हो चुका है, अब अगर बात करें दूसरे हिस्से की, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर आपको कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? एच एफ डी सी। एच एफ डी सी, ठीक है। और त्रिभुज कौन सा है? एच एफ जी। ठीक है। एच एफ जी। हाँ, ये है आपका त्रिभुज और ये है आपका समांतर चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इसका भी जो आधार है वो सेम है। कौन है? तो एच एफ ही है। एच एफ के ऊपर ही बना है हमारा त्रिभुज भी और एच एफ के ऊपर ही बना है हमारा चतुर्भुज भी। तो इसलिए हम इसमें भी ये वाला नियम लगा सकते हैं। कौन सा? कि जो एरिया होगा हमारे इस त्रिभुज का, एच एफ जी का, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/2 एरिया ऑफ एच एफ डी सी, ठीक है। एच एफ डी सी, ये हमारे पास आ चुकी है समीकरण 2 या फिर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं इसको क्या हम करेंगे। लेकिन हमें तो इन्होंने कहा था कि ये साबित करो कि अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है वो इस बाहर वाले के आधे के बराबर है। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने पहली और दूसरे समीकरण को जोड़ दिया, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ने पर इसको हमने जोड़ दिया। तो आप ही मुझे बताएंगे कैसे इसको जोड़ा और क्या यहाँ पर होगा। पहले देखिए कि जोड़ा कैसे जाता है। तो जब भी हम किसी समीकरण को जोड़ते हैं तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको दूसरे समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड से जमा करना है और समीकरण की जो राइट हैंड साइड है उसको दूसरे समीकरण की राइट हैंड साइड से ही जोड़ना है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ कैसे कैसे जोड़ना है। अगर बच्चों आपको ये नजर नहीं आ रहा तो प्लीज स्क्रीन को जूम कर लें, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी यहाँ पर शायद आपको देखने में शायद दिक्कत हो रही होगी। तो इस वाली चीज को जूम कर लीजिए, ठीक है। अपने फोन की स्क्रीन को जूम कर लीजिए। तो पहला हम जोड़ेंगे एरिया ऑफ, ट्राइंगल नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं लिखूंगी ई एच एफ। इसको हम जोड़ देंगे किससे? तो एरिया ऑफ एच एफ जी के साथ, बराबर है। और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ो तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच एफ या एफ एच, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे 1/2 एरिया ऑफ एच एफ डी सी। चलिए, तो अब देखते हैं जोड़ते कैसे हैं। तो हमने बस आकृतियों को जोड़ना होता है और हमारे पास एक नई फिगर हमें मिल जाती है। हमने जोड़ना है इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कलर करके किस किस को हमने जोड़ना है। ई एच जी एफ इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी डी। अभी तो एबीसीडी नहीं आएगा, अभी तो थोड़ा वेट हमें उसके लिए करना होगा, ठीक है। इस त्रिभुज को हमने क्या किया? इस त्रिभुज के साथ जब जोड़ दिया तो ये पूरी चीज हमें मिल गई और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई एफ जी एच, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हमने जोड़ने थे। क्यों इनको जोड़ा? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में पहला त्रिभुज है, इक्वेशन नंबर 2 में दूसरा त्रिभुज है। इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमें वो चीज मिलेगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हमको यहां से मिल गया एरिया ऑफ ई एफ जी
H, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है और ये जमा हो रहे हैं। तो जब कोई चीज आपके पास जमा या माइनस हो रही होती है और उनके बीच में कोई एक चीज कॉमन हो तो उसको आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ का आधा मैंने एक बार यहाँ लिख दिया 1/2। तो अंदर कौन कौन बच गया? अंदर बच गया एरिया ऑफ ABHF और यहां से भी आधा हमने बाहर लिख लिया है तो इसके अंदर भी बच जाएगा एरिया ऑफ HFDC, ठीक है। हमने क्या किया? 1/2 को बाहर कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया, इसको हमने कॉमन ले लिया है। अभी देखें तो इनको जोड़ते हैं। ABHF को आपने जोड़ना है HFDC के साथ। ABHF को आपने जोड़ना है HFDC के साथ। तो कौन सी शेप आपको मिलेगी, उसका नाम क्या है? ABCD ABCD, समानांतर ठीक है। जब हमने इन दोनों को तो हमें यहां पर मिल गया ABCD और बस हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। जो हमसे पूछा गया था वो हमने साबित कर दिया कि एरिया ऑफ EFGH बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना, अभी अगर जैसे आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे क्लास की तो रिकॉर्डिंग देख के इसको पॉज करना, फिर खुद से इसको ट्राई करना, ठीक है। तो क्या किया इसमें, फटाफट से हम समझते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमें कहा था कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसमें क्या हो, तो जिसमें मध्य बिंदु हो, ठीक है। ये हमारे मध्य बिंदु थे। इनको जब हमने मिलाया तो हमें एक नई शेप जो है वो मिली थी, EFGH नाम का एक नया समांतर चतुर्भुज मिला था। फिर इन्होंने हमसे कहा कि ये प्रूव करो कि अंदर वाला जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो बाहर वाले के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उस लाइन को ड्रॉ करने से हमारा जो ये आकृति है ये 2 हिस्सों में बट गई और हमने पहले हिस्से में अपना रूल लगाया, ठीक है। जो हमारा पहला हिस्सा है यहाँ पर अपना रूल लगाया और दूसरे हिस्से में भी अपना जो है नियम वो लगाया और उसके बाद उनको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ करके हमारे पास वो उत्तर आ गया जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो ये मैंने मिटा दिया है। बुक्स अभी खोल के रखिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए अपनी अपनी किताब सभी बच्चे खोल के रखें, चाहे तो अपनी नोट भी इसको साथ साथ में करते रहें। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि P और Q जो है वो क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। तो पहले एक तो समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा हमें, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है इसका नाम। चलो, तो इसका नाम है ABCD। फिर ध्यान से पढ़ना, क्या ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि P और Q जो है वो दो बिंदु हैं, किस किस भुजा पर है। तो जो पहला बिंदु है वो पहली लिखी गई भुजा पर होगा और जो दूसरा बिंदु है वो दूसरी लिखी गई भुजा पर होगा। मतलब P बनाना है आपने DC के ऊपर, Q बनाना है AD के ऊपर। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। पहले P लिखा था, बिंदु में पहले P लिखा था, भुजा में पहले DC लिखा था, तो पहले वाले को पहले के ऊपर और बिंदु बाद में Q लिखा था, भुजा बाद में लिखी थी AD, तो बाद वाले बिंदु को बाद वाली भुजा पर हमने बनाना होता है, ठीक है। तो अभी करते हैं, इसको बनाते हैं। थोड़ा सी ये लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गई, चलो। तो बिंदु P है DC पर, मतलब यहां पर, और बिंदु Q है AD पर, मतलब यहां पर, ठीक है। फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि बताइए अब जो आपका त्रिभुज है APB, उसका जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ BQC के। पर जब मैंने अपनी फिगर में देखा ऐसा कुछ था ही नहीं। इसका मतलब मुझे खुद से यहाँ पर त्रिभुज भी बनाने होंगे। पहला है APB, मतलब A को, ये देखो ये है आपका, अच्छा मैंने नाम नहीं लिखे, ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पहले APB त्रिभुज
बनाइए तो ए को पी से मिलाओ, फिर पी को बी से मिलाओ, तो हमारे पास त्रिभुज बन गया एपीबी। और वैसे ही हमने दूसरा बनाना है बी क्यू सी, तो बी को क्यू से मिलाओ, क्यू को सी से मिलाओ, हमारा बन गया बी क्यू सी। अब इन्होंने कहा है ये साबित करो कि ये दोनों जो हमने त्रिभुज बनाए, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बराबर बराबर है। कैसा है? बिल्कुल बराबर है, ये हमने साबित करना है। चलिए तो करते हैं। पहले हम अपने एपीबी को लेते हैं, देखते हैं कि इसका एरिया कितने के बराबर आ रहा है। तो बताइए क्या एपीबी, उसको भी मैं करती हूँ कलर ताकि आपको ज्यादा अच्छे से वो नजर आए। क्या एपीबी त्रिभुज में और ए बी सी डी चतुर्भुज में हम वो वाला नियम लगा सकते हैं? यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए बी सी डी और त्रिभुज एपीबी में क्या है, तो ये दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एरिया होगा हमारे त्रिभुज एपीबी का, वो किसके बराबर होगा? तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी। ठीक है, चलो तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 फिर से। और अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, तो दूसरा त्रिभुज भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये। तो क्या इसमें भी हम इस रूल को यूज कर सकते हैं जो हमारा दूसरा त्रिभुज है क्यूबीसी वाला यस मैम। या बीक्यूसी वाला? हाँ, क्योंकि देखिए इसमें भी आधार जो है वो बिल्कुल सेम है और ये भी दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखा के बीच में, यहाँ पर आधार है बी और सी और ये समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर अब बात करते हैं एपीबी त्रिभुज की, तो आधार है ए बी और समांतर रेखा ये दोनों। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में ये वाला रूल जो है वो यूज हो गया। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी ही रहेगा। ट्रायंगल की बात करें तो अब यहाँ पर आ गया बीक्यूसी और इसको हमने क्या करना है, तो इसको हमने यहाँ पर रूल यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब देखिए पहले वाले का एरिया भी इसके आधे के बराबर है, दूसरे वाले का एरिया भी इसके आधे के बराबर है, तो क्या इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में भी बराबर होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? यस ठीक है, मैम। इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा Yes, हुआ। ma'am. यस मैम। अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें, यस मैम। हाँ, ठीक बेटा, ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें कि अगर मैं कहूं एबीसीडी का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एबीसीडी का एरिया अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना होगा? बताएं। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसके आधे के बराबर है ना, और इसका एरिया भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी यही कहा कि ये देखिए, हाँ, क्योंकि हमने अभी यही तो कहा कि ये इन दोनों का जो एरिया है वो इसके आधे के बराबर होगा। और ऐसा करने पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में भी बराबर ही आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। यही हमसे पूछा गया था और ये हमने जो है वो प्रूव भी, सिद्ध हमने इसको कर दिया है। किसकी मदद से? तो बस अपने उस नियम की मदद से कि जहां पर क्या होता है, अगर सेम आधार भी एक हो और समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो हम उनके क्षेत्रफल के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। कैसा? कि उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ त्रिभुज के साथ होगा, अगर इसके अंदर कोई आयत बनता है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का ही ये गुण है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, आकृति में P जो है वो समांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर कोई स्थित बिंदु है। तो फिर से हमें चतुर्भुज बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मेरा चतुर्भुज है और ये कह रहे हैं कि P बीच में कोई बिंदु है, तो बिंदु भी लगा दिया। और फिर क्या हुआ, तो इस P से दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऐसे को, एक ऐसे को, और एक इधर और एक इधर। ठीक है, और जो ये बिंदु है बीच का, इसको इन्होंने नाम दिया है P। ये P है, ये है ABCD। और ये कह रहे हैं कि आपने दर्शाना है कि जो त्रिभुज है APB, जो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पर APB,
और दूसरा एक और त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन्होंने पूछा है पीसीडी, तो ये है आपका पीसीडी, कि इन दोनों के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ेंगे तो इनका जो क्षेत्रफल है वो हाफ ऑफ एबीसीडी के बराबर आना चाहिए, ये हमने साबित करना है। तो बिल्कुल जैसे हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में किया वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखा है कि पी से होकर के ए बी के समांतर एक रेखा खींचो। ए बी के समांतर मतलब ए बी के पैरेलल, मतलब इस तरह से, और वो कहां से गुजरनी चाहिए, तो वो पी से होकर के गुजरनी चाहिए। तो जब हमने ऐसी एक रेखा बनाई, इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया है एक्स और वाई का, तो बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह हमें क्या नजर आया, तो हमें यहाँ पर एक नया चतुर्भुज, एक नया समांतर चतुर्भुज नजर आ गया, और उसका नाम क्या है, DCXY दूसरा कौन सा है? एक तो आपने ये वाला कह दिया, और दूसरा कौन सा है? ABXY तो पहले ऊपर वाले को लेते हैं। पहले मैंने ले लिया ABXY को, और त्रिभुज कौन सा इसमें बन रहा है, फटाफट से उसका नाम बताइए। ABP ठीक है, APB बोल सकते हैं, ABP नाम वैसे होता तो है, नाम बोलने के लिए भी तरीका, मतलब, पर आप ठीक है अभी कह सकते हैं ऐसे भी। तो इन दोनों में क्या वो नियम लग रहा है जो हम पढ़ते आए हैं? यस, तो यहाँ से साबित हो जाएगा एरिया है APB का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABXY। बच्चों गलती से भी यहाँ पर ABCD मत लिखना, क्योंकि ये त्रिभुज ABCD के साथ बन ही नहीं रहा। ये त्रिभुज किस में बन रहा है, तो बस इतने से एरिया में, मतलब इतने से पोर्शन में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ABXY। ठीक है, तो ऐसा मत लिखना कि एरिया ऑफ APB बराबर है एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD नहीं लिखना है, जो नया समांतर चतुर्भुज बना है उसका हमने यूज अभी करना है। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब बात करते हैं नीचे वाले हिस्से की, जो हमारा दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पर है एरिया ऑफ DPC, या जो क्वेश्चन में लिखा है वैसा लिख लेते हैं, PCD। ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 एरिया ऑफ, बताइए नाम उसका किसके बराबर हो जाएगा? DCXY ठीक है, DCXY ठीक है। चलो, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले और दूसरे को जोड़ने पर, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ शॉर्टकट में, 1 और 2 को जोड़ो। तो जब आप इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ोगे तो क्या कोई नई आकृति आपको दिख रही है? अगर आप इसको और इसको जोड़ो तो क्या कोई नई आकृति बनी? मैम, यस मैम, नो मैम, कौन सी? नो मैम नहीं बनी, नो मैम नहीं बनी। पीछे वाले में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा त्रिभुज था और उसी के नीचे ऐसा त्रिभुज था, जोड़ के हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, इसको जोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ना है। तो हमने इसको लिख दिया एरिया ऑफ APB जमा एरिया ऑफ PCD। ठीक है, इसको जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर रही हूँ। क्या शॉर्टकट, कि मैंने इसके हाफ को पहले ही कॉमन ले लिया, और अंदर कौन कौन रह गया, तो अंदर रह गया एरिया ऑफ ABXY और एरिया ऑफ, बेटा माइक करें, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। चलो, तो देखो इसको जोड़ के तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर दूसरे वाले को जोड़ें तो क्या कुछ मिल रहा है, बताइए। अगर आप ABXY को XYDC से जोड़ते हो तो आपको क्या कुछ मिल रहा है? कौन बेटा? नाम क्या है उसका? ABCD। ठीक है, ABCD बोल सकते हैं, ABCD ही इसको बोलना है वैसे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने जो इसको जमा करके तो कुछ नहीं मिला, दूसरे त्रिभुजों को जमा करके कुछ नहीं मिला, लेकिन जब इसको जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है,
किस किस को जोड़ के, तो एरिया ऑफ एपीबी को जोड़ के और एरिया ऑफ पीसीडी को जोड़ के। तो ये हमें कहा था साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ये हमने सिद्ध कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलिए तो अभी एक और चीज साबित करने के लिए बोली है, उसको भी कर लेते हैं, उसमें यही इसी की हम मदद लेंगे। तो अभी इसको मैंने मिटा दिया है। अब आपको कहा गया है कि जो बाकी के दो त्रिभुज बच रहे हैं एपीडी और बीपीसी, इनका जो एरिया होगा जब आप इनको जमा करोगे तो इनके क्षेत्रफल को जमा करके जो उत्तर आएगा वो इन दोनों त्रिभुजों को जमा करके जो आया था उसके बराबर आना चाहिए। मतलब कि देखिए आपको कहा है ये साबित करो कि एरिया ऑफ एपीडी, मतलब इसको, ठीक है, जमा करोगे एरिया ऑफ बीपीसी के साथ, मतलब इसके साथ। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें, आवाज में नहीं तो दिक्कत आती है सुनने में बच्चों को। ठीक है, माइक ऑफ रखें सभी अपना। वो किसके बराबर आना चाहिए, तो वो आना चाहिए एरिया ऑफ एपीबी जमा एरिया ऑफ बीक्यूसी के। ठीक है, तो अभी मुझे किसी का माइक ऑन लग रहा है, एक बार चेक करने दे किसका माइक ऑन है। ठीक है, जन्नत बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें। चलिए, तो अभी मैंने माइक ऑफ कर दिया है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने इसको सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने ऊपर ऊपर वाली तरफ किया था अब हम दाएं बाएं को करेंगे। मतलब अब मैंने यहां से एक रेखा लगानी है ए डी के समांतर, ठीक है, ऐसे, और इसको मैं अगर नाम दे दूं जी और एच, या फिर हाँ जी एच दे देते हैं, जी और एच। तो अब यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज बन चुके हैं, ए जी डी एच और जी बी एच सी। ठीक है, ये दो यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर भी हमारे नियम लग जाएंगे, और नियम लगने से क्या हो जाएगा, जो एरिया है ए पी डी का, मतलब कि इस त्रिभुज का, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2। आप बताइए किसके बराबर हो जाएगा, मैम किसके बराबर हो जाएगा मैम बच्चों, GBH ए जी, मैम बीपीसी होगा मैम, आपने बीक्यूसी लिखा है। अच्छा वो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन को याद रख के शायद वो लिख दिया। ठीक है, हाँ बीपीसी, ये भी बीपीसी है, डीपीसी होगा तो डीपीसी। हाँ अभी ठीक है, चलिए तो अभी बताइए किसके बराबर हो जाएगा इसका एरिया, जी इस वाले का, ए जी एच जी एच डी, इसके इसके हाफ देखो, क्योंकि ये वाला चतुर्भुज बन रहा है ना समांतर चतुर्भुज, तो ये इनका बेस है, ये इनका बेस, ये इनका आधार, और ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी तरफ देखें तो बीपीसी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, BCHG 1/2 एरिया ऑफ BCHG। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, और इनको जोड़ दिया तो इनको जोड़ के भी वही सेम चीज आएगी जो पहले आई थी, एरिया ऑफ APD बराबर, सॉरी जमा एरिया ऑफ BPC बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, लेकिन हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या किया था, तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज भी साबित की थी कि जो एरिया है किस किस का, एपीबी का, है ना, एपीबी है उसका नाम, एपीबी और पीडीसी का, एरिया ऑफ पीसीडी या पीडीसी, उसको कुछ भी लिख लीजिए, वो भी किसके बराबर है, तो वो भी 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी के बराबर है। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, अगर ये वाली चीज इसके बराबर है तो इसकी जगह, हाँ हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहां से ये हटा दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको आपने क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों को जमा करके एरिया बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस एबीसीडी को यहां से हटा करके उसकी जगह पे ये लिख दिया। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, आप एक चीज लिखो दूसरी चीज लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर आ गया एरिया ऑफ ये। तो देखिए हमने दूसरी चीज को भी साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो ये भी बिल्कुल इजी था, इसको उसी तरह से करना था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए। बस एंड में हमने क्या करना था, तो एंड में हमने इस एरिया ऑफ एबीसीडी को हटा करके इसको लिख देना था, इसको हमने रिप्लेस कर देना था। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, इनको हम एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है,
चलो तो अभी इसको भी मिटा देते हैं और अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी आपको एक और चीज यहाँ पे दी गई है। एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी 2 समांतर चतुर्भुज है इस बार। ये देखो, ऐसा एक ऐसा है और दूसरा यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से आगे को बढ़ रहा है, इसी पे वापस खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों है हमारे समांतर चतुर्भुज और इन्हीं के अंदर जो है वो एक त्रिभुज बना हुआ है, इससे और इससे और ये। अब फटाफट से इसको नाम देते हैं क्योंकि नाम देने से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लैक वाले का नाम है P Q R S और रेड वाले का नाम है A B R S और त्रिभुज का नाम है AXS। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है ये प्रूव करो कि जो आपका ये दोनों समांतर चतुर्भुज जो है, मतलब PQRS का जो क्षेत्रफल है और ABRS का जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये भी एक रूल है बच्चों, ये भी एक नियम है। जैसे हमने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था कि अगर वो एक ही आधार पे खड़े हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो तो क्या हो जाता है, तो उनके क्षेत्रफल के बीच में एक रिलेशन बन जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर हो जाएगा। तो सेम वैसा ही एक नियम लगता है जब दोनों ही समांतर चतुर्भुज हो तो उनका एरिया भी, उनके एरिया के बीच में भी एक रिलेशन बन जाता है। त्रिभुज का हो जाता था आधा, लेकिन इन दोनों का हो जाएगा बराबर। कैसा हो जाएगा? बराबर। ठीक है, कब? जब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर खड़े हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो। तो बताइए इन दोनों का ही आधार कितना है? कौन है इनका आधार? सर। ठीक है, पी क्यू आर, आप इसको आर एस भी बोल सकते हो, एस आर भी बोल सकते हो। तो इससे क्या हो गया, जो इन दोनों का एरिया है वो बराबर हो गया, क्योंकि ये हमारा रूल है। आप लिख सकते हैं कारण में आप लिख सकते हो कि क्योंकि क्या होता है, जब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, स्थित हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। इस नियम के कारण हमने अपनी पहली चीज जो है वो साबित कर दी है, ये हमने सिद्ध कर दिया। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा हमने क्या सिद्ध करना है? हमने ये सिद्ध करना है कि जो आपका एरिया है किसका, AXS, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो 1/2 PQRS के एरिया के बराबर है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये त्रिभुज किस वाले समांतर चतुर्भुज पर बना है, ABRS पर या PQRS पर? ABRS। ठीक है, ABRS पर। और ध्यान से देखिए, क्या इनका बेस सेम है? क्या ये समान आधार पे खड़े हैं? यस मैम। कौन है इनका यस आधार? मैम। AS। ठीक है, तो देखिए ये इसमें कॉमन आ गया, आधार कॉमन आ गया। बात करें तो ये एक समांतर रेखा यहां से गई, ये दूसरी समांतर रेखा यहां से गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक रूल लगेगा। तो उससे क्या साबित हो जाएगा कि जो हमारा एरिया है किसका, AXS का, वो किसके बराबर है? 1/2 ABRS। ABRS। ठीक है, ABRS के। लेकिन हमें कहा है कि ये सिद्ध करो कि ABRS के नहीं बल्कि PQRS के बराबर है। तो ये चीज हम सिद्ध कर चुके हैं, PQRS और ABRS बराबर है। तो क्या मैं ABRS की जगह पे PQRS लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, मैंने अभी भी इसको साबित किया था। तो यहां पर आ जाएगा कि एरिया ऑफ AXS बराबर है 1/2 एरिया ऑफ PQRS। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी तो साबित किया है कि जो एरिया है दोनों का वो बराबर है। तो किसी एक का नाम लिख लो, तो उनको हम एक दूसरे की जगह पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ABRS लिखो चाहे PQRS लिखो, दोनों ही बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने दूसरी चीज भी जो है वो सिद्ध कर दी है। ठीक है, ये हुआ रूल के अकॉर्डिंग और ये भी हुआ था रूल के अकॉर्डिंग। चलिए, तो अभी ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अभी अगला देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। 10th चैप्टर के भी करेंगे और 11th चैप्टर के भी करेंगे। फटाफट से आज की क्लास में हो जाए तो ठीक ठीक रहेगा।
ठीक है। चलो, तो आपको अब लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, पर फिर भी इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक किसान है, उसके पास जो है वो समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरह का, जिसका नाम है PQRS। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है इस किसान के पास PQRS, और उसमें क्या हुआ, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A, ठीक है, अभी PQRS बनाते हैं, PQRS। उस किसान ने क्या किया, तो उसने जो है RS पर एक बिंदु ले लिया है A नाम का, और P और Q को उससे मिला दिया। P और Q को क्या किया, तो उस बिंदु से मिला दिया ऐसे। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए आपकी जो ये खेत है ये कितने हिस्सों में बंट गया। 3 3 3 ठीक है, MC 3 हिस्सों में जो है ये बंट चुका है, और इसके भागों का आकार क्या है। आकार की बात करें तो आधे आधे हैं। त्रिभुजाकार 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 ठीक है, हाँ, आकार त्रिभुजाकार है। और इसने जो है अब इसने एक जगह पे दाल को बोना है, और एक जगह पे गेहूं है शायद, उनको बोना है। तो कैसे ये बोएगा, तो देखो, हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इस समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाला तो आधे के बराबर हो गया इस समांतर चतुर्भुज के, तो ये 2 हिस्से बच गए, तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा, क्योंकि आधा तो इसने ले लिया, जो आधा बच गया उसमें से थोड़ा सा ये ले गया, थोड़ा सा ये ले गया, तो इसका मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हैं। जो आपके बाहर हिस्से बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हिस्से बराबर हैं। ये दोनों हिस्से मिलकर के इस त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इस त्रिभुज के बराबर हमें कोई हिस्सा चाहिए, तो हमें इसको और इसको आपस में जमा करना पड़ेगा। तो अगर क्या कर रहा है, अगर किसान ने क्या किया, किसान ने जो है इस वाले हिस्से में दाल को उगाया। किसको उगाया, दाल को अगर यहाँ पर उगाया, तो बताइए गेहूं उसे किस किस हिस्से में उगाना पड़ेगा। PSA और QRA मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दाल है तो बाकी 2 बचे हिस्सों में उसको गेहूं उगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर गेहूं है, अगर यहाँ पर गेहूं है, तो बाकी 2 बचे हिस्सों में उसको जो है वो दाल उगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये था, इसमें मुझे लगता नहीं एग्जाम में आएगा, पर ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया है। तो अभी 9.3 शायद हम नहीं करेंगे, वो आप बच्चों खुद देख लीजिएगा। 9.3 को ट्राई जरूर करना। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट अगर होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का फोटो भेज देना, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो अभी के लिए 9.3 को हम छोड़ रहे हैं और करते हैं अपना। मैम ट्यूसडे को नहीं होगी क्लास? नहीं, अब आपकी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि अब जो है वो फिर कब होगी? अब होगी आपकी नेक्स्ट सैटरडे को। जब आपके सेट एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट सैटरडे से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। चलिए, अभी के लिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे दिया गया है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई दी है, आपको ऊंचाई दी गई है, और उसका आधार दिया गया है। आपने बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है, ध्यान से देखें। तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार है 3 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमने यहाँ पे कितना लिया है, 3। 1/2 का 1/2 ही रहेगा। आधार है 3, ऊंचाई है 8। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बच गया, 3 बच गया, 1 बच गया, 4 3 12, 12 एकम 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है। वहीं अगर आपको पूछा जाता कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगता है बच्चों। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, सिर्फ आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, तो आपने लिखना है सिर्फ आधार गुणा में ऊंचाई। उसमें जो है आपने 1/2 नहीं लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 1 2 2 नंबर में जरूर आएंगे, क्योंकि सिलेबस में यही है, आधार गुणा ऊंचाई।
और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने शायद पिछली क्लास में किया हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं वृत्त के बारे में कि वृत्त से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके लिए हमें वृत्त को समझना होगा। तो पहले वृत्त बना लेते हैं एक, उसके छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। चलो, तो ये एक वृत्त है, अभी उतना सही तो नहीं बन पाया। में से एक ही क्वेश्चन आया था। नहीं, 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था, वो इसमें स्लाइड में नहीं मुझे मिला, मतलब डाला तो मैंने था पर मुझे मिला नहीं, वो कहाँ चला गया। तो 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9.3 का कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, लेकिन क्योंकि वो एनुअल एग्जाम था ना, इसलिए आपको 9.3 के क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए कह रही हूँ कि उसको ट्राई करना। किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है। सबसे पहले मुझे बताइए, त्रिभुज के बिल्कुल बीचों बीच कौन होता है? नहीं त्रिभुज नहीं, वृत्त है। को हम कहते हैं केंद्र। केंद्र का नाम है O, ठीक है। अब देखो, जो इस वृत्त की आउटलाइन जिसको आप कहोगे, ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? परिधि। तो वृत्त की आउटलाइन को हम कहते हैं परिधि। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिधि। परिधि का कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि ये क्या है, ये इस वृत्त की जो है वो आउटलाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या। तो इसको त्रिज्या। हम कहेंगे त्रिज्या। त्रिज्या का नाम है यहाँ पर AO या फिर OA। और वृत्त के परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर कोई रेखा केंद्र से होकर के जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? व्यास। 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 व्यास, ठीक है। PQ है इसमें, व्यास। अब क्या हो रहा है? तो सेम इसी की तरह एक और रेखा है जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को जा रही है, लेकिन केंद्र को नहीं छू रही। जीवा। जीवा। इसको हम कहते हैं जीवा। चलो। जीवा। और अभी देखो, तो ये एक यहाँ से एक ऐसे जा रही है चाप, ये, ठीक है। तो ऐसा कभी आपको किसी वृत्त में दिखे तो उसको आप कह देना चाप। ये जो नीले रंग से जा रही है इसको कहते हैं चाप। तो चाप बच्चों दो तरह की होती है। एक मैंने यहाँ से यहाँ को लगाई, तो ये है लघु चाप। लघु मतलब छोटा। ये क्या है? तो ये लघु चाप है। और इसके अलावा जो हिस्सा यहाँ पर बच गया है, देखो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर बच गया है, यहाँ से यहाँ तक का। बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखिए। लघु चाप के अलावा जो हिस्सा बच गया उसको हम कहेंगे ये भी चाप है, लेकिन कैसी? तो ये है दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब कि बड़ी चाप। बस। चलिए, तो अभी के लिए माइक ऑफ रखिए बच्चों, माइक ऑफ रखें। जीवा का नाम क्या है? तो XY यहाँ पर जीवा है। तो ये थे केंद्र के भाग। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, जो आपको 9th क्लास में काम आने वाले हैं उनको जरा सीख लेते हैं। तो अभी देखिए, एक और वृत्त यहाँ पर बनने जा रहा है। ये एक वृत्त है और ये है इसकी यहाँ से जीवा एक जा रही है। तो जीवा ने क्या किया? जीवा ने वृत्त के दो टुकड़े, दो हिस्से कर दिए, जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड इसको कहा जाता है। वृत्तखंड कौन बनाता है? तो बच्चों जीवा होती है जो वृत्तखंड को बनाती है। ध्यान से इसको सुन ले और अपनी कॉपी पे नोट कर ले। आपको MCQ में भी आ सकता है कि जीवा क्या बनाती है या वृत्तखंड कौन बनाता है। तो जीवा वृत्तखंड बनाएगी। दो वृत्तखंड बनते हैं, एक होता है दीर्घ और एक होता है लघु। तो दीर्घ आपको पता ही होगा, जो आपको बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है इसको आप कहेंगे कि ये दीर्घ वृत्तखंड है। और जो आपको छोटा हिस्सा नजर आ रहा है इसको आप कहेंगे कि ये कैसा वृत्तखंड है? तो ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वृत्तखंड, जो कि कौन बनाता है? जो कि जीवा बनाती है। सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। दीर्घ वृत्तखंड और ये है लघु। अब हमने जीवा से जो बनता है उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं कि त्रिज्या से क्या बनता है। तो त्रिज्या से, उसके नाम में ही छिपा है, त्रिज्या से बच्चों बनता है त्रिज्यखंड, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है और ये है वृत्त का केंद्र। केंद्र से होकर के जाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या भी वृत्त के दो हिस्से करती है, दो टुकड़े इसके करती है, जिसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड कौन बनाएगा? तो त्रिज्यखंड हमारी त्रिज्या बनाएगी। चलिए, तो अभी यहां पर भी वही होगा, दीर्घ और लघु। ये ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है लघु। लघु।
चलो तो लघु अभी एक बड़ा और चीज सीखनी है हमने फटाफट से। अभी हमने सीखा कि वृत्तखंड होते हैं दीर्घ और लघु, और इसमें क्या होता है, वृत्तखंडों के अंदर भी कोण बनते हैं। कैसे बनेंगे, तो देखो यहाँ पर मान लो सेंटर है, यहां से एक रेखा ऊपर को गई और सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए नीचे को आई। एक मिनट, ऐसे इसको बनाते हैं, ऊपर को गई यहां पर, और यहां से ऐसे नीचे को आई, और एक और यहाँ पे रेखा ऐसे को जा रही है और ऐसे नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। तो मुझे बताइए कि ये दोनों कोण जो है वो एक ही वृत्तखंड में है या अलग अलग वृत्तखंड में है? मैम एक ही वृत्तखंड में है। एक ही एक ही वृत्तखंड में। वृत्तखंड में है। तो जब आपके कोण बच्चों एक ही वृत्तखंड में होते हैं, सेम वृत्तखंड में होते हैं, तो वो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू भी होगी। और अगर नीचे को कोई बनता है, अगर एक जो आपका कोण है वो दीर्घ वृत्तखंड में है, दूसरा कोण लघु वृत्तखंड में है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नो मैम। नौ में क्योंकि ये नौ अलग में अलग वृत्तखंडों में है। ठीक है, चलिए तो अभी नो करते मैम हैं क्वेश्चन, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था वो ये पूछा गया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण डैश होते हैं। एक ही वृत्तखंड के अगर कोण बन रहे हैं समान तो वो मैम कैसे बराबर। होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आपको एक नंबर में समान। क्वेश्चन आया था कि अगर एक ही वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, छायांकित भाग का नाम बताइए जिसको इन्होंने मैम शैडो दीर्घ किया है। लघु वृत्तखंड। मैम 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 लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड ठीक है, मैम लघु वृत्तखंड। जो अभी माइक ऑफ रखें, हमें पता है ये जीवा है। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। ये जीवा है, जीवा ने जो है वृत्त को वृत्तखंड में तोड़ा और जिसको शेड किया गया है वो छोटा है, इसका मतलब वो लघु वृत्तखंड है। देखिए ऑप्शन में त्रिज्या खंड भी था, लेकिन अगर आपको पता नहीं होता कि जीवा क्या बनाती है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसलिए याद रखना, त्रिज्या खंड त्रिज्या बनाएगी और वृत्तखंड जीवा बनाएगी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा आकृति वाला है। तो इसमें कहा गया है कि एक आकृति है जिसमें त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज नहीं, कोण ए बी सी जो है वो 69 डिग्री का है। ये देखो ये आपका 69 डिग्री का है, और जो दूसरा कोण है ए सी बी वो 31 डिग्री का है। आपने जो है वो एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, इसकी एंगल डी की आपने वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने से पहले ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है ये लाल वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है ये हरे वाला। तो जो हमने वैल्यू निकालनी है वो हरे वाले त्रिभुज के कोण की वैल्यू निकालनी है इसकी, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हमें हेल्प दी गई है, वो तो हमें नीले वाले त्रिभुज की दी गई है। तो 69 जो एंगल है, 31 जो एंगल है, ये दोनों कोण जो है इस लाल वाले त्रिभुज के हैं। हमें पता है अगर त्रिभुज के दो कोण हमें दिए गए हो तो तीसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं एंगल ए की वैल्यू तो निकाल पाऊंगी। अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू पता लग गई तो क्या मैं एंगल डी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। कैसे? मैम क्योंकि एक चाप बीसी पे है और मैम डी वाला कोण भी चाप बीसी कौन है? तो मैम ये बराबर होगा। ये सेम, ये एक ही वृत्तखंड में बने हैं। आपने कहा, आप बोलोगे वृत्तखंड कैसे, जीवा तो है ही नहीं। ध्यान से देखिए तो बीसी एक जीवा ही तो है। बीसी किसका काम कर रही है? जीवा का काम कर रही है। तो नीचे वाला हो गया लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड। और जब सेम वृत्तखंड में कोई कोण बनते हैं तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं? वो आपस में हो जाते हैं बिल्कुल बराबर। इसका मतलब जो एंगल ए होगा बच्चों वो एंगल डी के बराबर होगा। तो एंगल ए की वैल्यू बताएं कैसे हम निकालेंगे? हमें त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा त्रिभुज के कोणों का जो सम, एंगल सम प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं। 180 माइनस 69 माइनस 31। ठीक है, अभी माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो क्या होगा, हमने जो है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके हमें पता है कि 180 ही आता है। तो हमें दो की वैल्यू पता है, तीसरे की निकाल लेंगे। एंगल ए ऐसे कैसा रहेगा, एंगल बी है 69, एंगल सी है 31, बराबर है 180। 69 में 31 को जमा करोगे तो 100 आएगा। इस 100 को जब बराबर है कि उस पार लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और एंगल ए आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री का। ठीक है, 80 डिग्री का आ जाएगा। एंगल ए अगर 80 है तो एंगल डी भी कितना होगा?
80 डिग्री। 80 डिग्री का। ये क्या है? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में है। चलो, तो इसको भी हमने अभी कर लिया थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमें दिख रहा है, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका आंसर भी दोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पर एक शब्द आया है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका एक गुण होता है। वो आपको क्या पता, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण ये होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं, ठीक है, आमने सामने के कोण जो होते हैं, जब उनको हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर वो आते हैं। तो एंगल डी को जब आप एंगल बी के साथ जोड़ोगे तो 180 आता है, और एंगल सी को जब एंगल ए के साथ जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, आमने सामने के कोण। ठीक है, तो आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला एंगल, ये पूरा, यहाँ पर तो हमें आधा दिया है, अगर पूरा दिया होता 50 डिग्री तो हम क्या कहते कि इसको 50 डिग्री में एंगल सी को जोड़ो, बराबर है 180 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, तो एंगल ये आपको पूरा ना दे करके आधा दिया गया है, सिर्फ इतना। तो ये किस त्रिभुज में दिख रहा है मुझे? तो इस त्रिभुज में मुझे दिख रहा है ए, डी और सी में। ठीक है, इसमें मुझे ये दिख रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर एंगल ए जो है वो 50 डिग्री का है तो एंगल सी कितने डिग्री का होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं वही जो हमने पीछे किया। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल 50 डिग्री का है, तीसरा एंगल हमने निकालना है। तो 90 और 50 को हम जोड़ के किससे माइनस कर देंगे? तो 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर है 40 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था हमने। इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगा दी है। तो बस यही था इसमें भी। और अभी देखते हैं आगे। तो अभी क्वेश्चन है शायद से रचनाओं वाला, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका रचना वाला है, जिसमें कि ए बी माइनस ए सी वाला क्वेश्चन आया है। इसको अपनी बुक पे टिक कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको आया था कि 15 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो 15 डिग्री का कोण कैसे कैसे बनेगा बताइए? पहले किसका बनाना पड़ेगा हमें? सबसे पहले 60 का, फिर 60 का आधा करके, फिर 30 डिग्री का आधा करके। सबसे पहले 60 का, फिर उससे उसका समद्वि भाजन या उसको बाइसेक्ट करके 30 का बनेगा। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। फिर इसका भी समद्वि भाजन करेंगे तो 15 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो 60 से शुरू होगा और 15 पे खत्म होगा। आगे देखिए, तो ये वाला है, ये वही क्वेश्चन सेम है ये। उससे आगे देखते हैं। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 11.2 का, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। बच्चों अगर आपको ये कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता तो आप मुझे जरूर बताना, मैं चाहे आपको कोई वीडियो ही भेज दूंगी। ठीक है, उसमें या फिर आप इसको सीख पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर नहीं आता तो मुझे बताना जरूर है, अभी तो ये नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम है। या देखते हैं टाइम बचेगा तो इसको भी कोशिश करेंगे। उसके बाद ये बताइए कि अगर हमें कोई ट्रायंगल है, उसको अगर हमें उसकी रचना करनी है त्रिभुज की, तो कम से कम कितने भाग दिए होने चाहिए कि हम उसकी रचना कर सके? मैम 3। हाँ, तो कम से कम 3 भाग तो हमें पता होने ही चाहिए, तभी हम उसकी रचना कर पाएंगे। जैसे आप पीछे क्वेश्चन में भी देख रहे हो, तो आपको भी 1 2 3 चीजें इसमें दी गई हैं, है ना। तो 3 से कम अगर कोई चीज दी जाएगी तो हम उसको उसकी रचना नहीं कर सकते। 3 से ज्यादा दे तब तो बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार बहुत रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। मैम एक डाउट था। समबाहु त्रिभुज होती है, तो एक से भी बन जाती है। मैम समबाहु त्रिभुज तो एक से भी बन जाती है और समद्विबाहु दो मापों से बन जाती है। ठीक है, ये आपने कहा। लेकिन किसी भी त्रिभुज वैसे तो 3 चाहिए होती है कम से कम, लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन किया होता समबाहु समद्विबाहु, तब हमारा उत्तर आप बदल देना। ठीक है, तब आप उत्तर को चेंज कर सकते हो। पर यहाँ पे लिखा है किसी त्रिभुज, तो अब कोई भी त्रिभुज हो तो उसके लिए कम से कम 3 तो हमें चाहिए ही। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो आपने कहा कि समबाहु को हम बना सकते हैं एक से ही, तो अगर आपको ये चीज पता होगी कि इसकी भुजाएं तीनों की तीनों बराबर हैं, तभी आप बना पाओगे। अगर आपको ये चीज ना पता होती तो क्या आप इसको बना पाते? शायद इसको तब हम नहीं बना पाते, है ना। और इसका कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हमें पता ही ना हो तो तब हमें कम से कम 3 भाग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि देखिए उसके बारे में हमें पता है ना कि समबाहु त्रिभुज कहा गया है, तो हमें पता है इसके बारे में। इसकी साइड कितनी, साइड तो नहीं हमें पता होती, लेकिन हाँ एंगल कितना है वो पता होता है। ठीक है, तो इसलिए
बाकियों के लिए कम से कम 3 भाग हमें चाहिए। चलो तो अभी देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 22 सही 1/2 जो कोण है उसकी रचना करने के लिए आपने किस कोण का समद्विभाजन किया? मैम 45 अंश का। 45 अंश का मैम। ठीक है, 45 डिग्री के कोण का आपने मैम समद्विभाजन किया तो आपका 45 1/2 आया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए 22 का 22 लिखना है और कोई और संख्या होगी तो उसको ऐसे कैसे लिखना है, 1/2 को दशमलव में बदल दो, तो दशमलव में बदल के ये आ जाएगा 0.5 और इसको जोड़ के आ जाएगा 22.5। फिर आपको पूछा गया है कि किसका आधा किया कि आपको 22.5 मिला, तो क्या करो 22.5 में इसी को जोड़ दो। इसको जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा, ठीक है, 0 का 0, 2 2 4 तो 1 5 और 2 2 4, तो 45.0 आया। इसका मतलब 45 डिग्री का आपने समद्विभाजन किया। ये तो आपको पता था, लेकिन कोई और संख्या अगर होगी तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। संख्या लिख देना, इसको कर देना, इसको दशमलव में बदल देना, उसके बाद जो आपका उत्तर आएगा उसमें उसी को जोड़ करके अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। तो सेट के युग में त्रिभुज के कोण जो होते हैं वो होते हैं 30, 60 और 90 डिग्री के, ठीक है। सेट आपको पता है कैसा होता है, वो देखो जो त्रिभुज सा होता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं कि कितने कोण होते हैं, तो एक तरफ बन रहा तो होता है हमारा 60 डिग्री का, एक तरफ हमारा 90 डिग्री और एक तरफ हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपने इसको याद रखना है कि 3 ही सेट होते हैं। तो बस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, क्योंकि मैं एक ही पेपर को एनालाइज कर पाई थी तो इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे। अभी वैसे 2 मिनट हैं तो फटाफट से देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन वाला भी एक पार्ट। चलो फटाफट से। माइनस वाला बता दो। कौन सा बेटा? माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला देखते हैं, पर माइनस वाला बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि एबीसी की रचना करो जिसमें बीसी 8 सेंटीमीटर है और 45 डिग्री का कोण बी पे बन रहा है और ए बी माइनस ए सी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। देखो तो यहाँ पर एक हमने लाइन लगा दी, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बी और सी। और यहाँ पर एक आपने पहले तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसी की मदद से आप फिर 45 डिग्री का कोण बनाओगे, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, कुछ इस तरह का वो बनेगा। फिर इन्होंने कहा कि ए बी और ए सी, ठीक है, लेकिन अभी आपने इसको ए नाम नहीं देना है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। ये कह रहे हैं कि ए बी में से जब ए सी को माइनस करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की बच्चों प्रकार खोल के इस लाइन को कट कर देना, ठीक है। 3.5 की आपने प्रकार खोली और इस लाइन को कहीं पे कट कर दिया, उसका नाम भी ए नहीं होगा, उसका नाम आप कुछ और दे दो, मान लो ओ दे दिया, ठीक है। फिर O को C से मिला देना। फिर आपने क्या किया, O और C को आपस में जो है वो ऐसे मिला दिया। उसके बाद क्या करना है, तो इस OC का समद्विभाजन करना है, ठीक है। OC का हम समद्विभाजन करेंगे तो आपको पता है ऐसे आधे से आपने C पे प्रकार रख के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के ऐसे चाप लगानी है, समद्विभाजन आता होगा सभी को। और फिर O पे भी प्रकार रख के ऐसे आपने चाप लगानी है, ठीक है, और इसको लाइन को मिला देना है। तो अभी थोड़ा सा ये उसको मैं ठीक करती हूँ। तो यहां जैसे मान लो कि यहां जैसे आपकी एक चाप आई और एक यहां जैसे आई, इनको फिर आप क्या करोगे, ऐसे आपस में मिला दोगे। इसको जब मिलाओगे तो ये वाली रेखा समद्विभाजन वाली रेखा और 45 डिग्री वाली रेखा आपस में कहीं मिलेगी, ठीक है। ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं टकराएंगी, उसको फिर आपने डॉट लगा देना है और वो आपका अब ए होगा, ठीक है। और उसके बाद ए को मिला दीजिए सी से, तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया एबीसी। उसके बाद चेक भी करना कि ए बी में से ए सी को घटाने पर क्या 3.5 आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इतना सब इसमें करना पड़ता है, बस इतना था इसमें करने के लिए। और जमा वाले में तो कुछ भी नहीं है, वो भी काफी आसान है, अगर आपको वो देखना है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें बीसी को बना देना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर बना देना 75 डिग्री का एंगल,
और इसमें आपने जमा वाले में तो बहुत आसान है, जमा वाले में कुछ नहीं करना है, इसको आपने 13 सेंटीमीटर कट कर देना है, ठीक है। ये आपका बीसी है, इसको आपने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर कट कर दिया और नाम दे दिया ओ। ए अभी नहीं आएगा, ए लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसको इससे मिला दिया, फिर इस वाली रेखा का दोबारा से समद्विभाजन कीजिए, समद्विभाजन करके कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं सॉरी, कुछ ऐसे यहाँ पर ये कटेगा और ये वाली जो रेखा है वो कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर कहीं टकराएगी ऐसे, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर कट हुआ, फिर यहाँ पे जो टकराएगा उसको आपने सी से मिलाना है, ये वाली चीज आपकी ए होगी, ठीक है। तो एक बार इसको कोशिश करना, ट्राई करना, रिकॉर्डिंग देख के इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करना, और फिर आपको अगर नहीं आएगा तो मुझसे आप जरूर जरूर पूछना, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, कोई डाउट अगर नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। और ये आपकी आज की लास्ट क्लास है सेट